नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे पेड़ों पर कुल्हाड़ी कब रुकेगी। दरअसल ये बात इसलिए हो रही क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो यहाँ से हरियाली गायब हो रही है और पेड़ बहुत कट रहे हैं। आज इस पर बात करने की वजह यह कि भोपाल में 10 लाइन की एक सड़क बनने वाली है और उसके लिए लगभग 8,000 पेड़ काटे जा रहे हैं और ये मामला एनजीटी में विचाराधीन है। और आज सबसे खास बात है कि एनजीटी ने इस पूरे मामले को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया है, यानी अब इस पूरे मसले पर दिल्ली में विचार किया जाएगा और एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी पेड़ों को काटने और उनको लगाने के बारे में। तो बड़ी खबर यह है कि कुछ दिनों के लिए ऐसा हमारा अनुमान है कि पेड़ों को मोहलत मिल गई है कटने से, और हम इसे मानते हैं कि भोपाल के फेफड़ों को कुछ दिनों कटने से राहत मिली है, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ये भोपाल की ऑक्सीजन है, भोपाल के फेफड़ों की तरह काम करते हैं। इसके लिए बहुत सारे एनजीओज़ हैं, जो स्वयंसेवी संगठन है, जो सामाजिक कार्यकर्ता, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। स्वच्छ हवा में सांस और नागरिकों को ऑक्सीजन की आस, मसला बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया इस मामले में चिंतित है। लोग पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाने की बात हो रही है, और देश में और मध्य प्रदेश में पेड़ काटने पर बात हो रही है। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सौरभ जी, हमारे साथ हैं सौरभ पोपली जी। सौरभ जी क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं, अर्बन मैनेजमेंट के भी एक्सपर्ट हैं। सौरभ जी का बहुत स्वागत है। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण की चिंता करने वाले कमल राठी जी, फ़ोन पर जुड़ेंगे। तो कमल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश के हमारे सबसे सक्रिय पत्रकारों में शामिल गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जूम पर जुड़ेंगे। तो गौरव जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो मामला है ये बहुत हल्का नहीं, आसान नहीं है। असल में मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। इंदौर का मामला तो हवा पानी सबको लेकर चिंता में डालने वाला है। अलग बात है कि इंदौर स्वच्छता के मामले में पूरे देश में लगातार रिकॉर्ड बना रहा है फर्स्ट आने में, लेकिन पानी के मामले में पिछले दिनों 20 लोगों की मौत की खबर है और वो संख्या लगातार ना बढ़े, इसकी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं प्रदूषित पानी की वजह से। पेड़ पौधे वहाँ भी कम है, लेकिन इंदौर के नागरिक पेड़ों के प्रति थोड़े संवेदनशील है तुलनात्मक भोपाल। आपकी राय जानेंगे। मध्य प्रदेश के 8 ऐसे शहर हैं जो नॉन अटेनमेंट चेतावनी जिसके लिए जारी की गई है। ये भी एक बड़ी बात है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सिंगरौली जैसे शहर शामिल हैं। आपकी राय, ये कितनी जानलेवा, कितनी खतरनाक है, और हम ऐसा खतरनाक भविष्य जो आने वाला उसको देख नहीं पा रहे हैं, या तो हम नहीं देख पा रहे हैं, या हमारी मशीनरी जो तंत्र है, या सरकार? आपकी राय। पेड़ हमें क्यों चाहिए? राघवेंद्र जी, सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्योंकि हमने हर चीज़ को उपयोगिता के दायरे में देखा है, तो हम अब पेड़ों को भी एक तरह से अपनी उपयोगिता के हिसाब से देखते हैं। और दुनिया भर में आपको पता है जल्द से जलवायु परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट दर रिपोर्ट हमें ये चेतावनी दी जा रही है कि आपके इस देश के 220 करोड़ बच्चे अब रिस्क श्रेणी में पहुंच गए हैं। हीट एक्शन प्लान बनने लगे हैं। हर स्टेट, हर राज्य ने हीट एक्शन प्लान बनाया है। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा, आंकड़ा आपने शायद ज़्यादा 220 करोड़ है, कितने? नहीं, 22 करोड़। सॉरी। हाँ जी, 22 करोड़, सॉरी। हाँ, क्योंकि सुनने वाले और चिंता में कहो, नहीं, सदमे में आ जाएंगे। नहीं, जी जी 22 करोड़ बच्चे हैं जी। मेन पॉइंट ये है कि जो आपकी 70% आबादी है भारत की, वो अब जलवायु परिवर्तन के डायरेक्ट प्रभाव में शामिल होती है। और हीट से, अत्यधिक गर्मी से हमें पता है कि लगभग 5 लाख मतलब मृत्यु दर से अधिक मौतें हो रही हैं। और इसका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2030 तक लगभग 4.5% आपका जो जीडीपी है, जो हमारा उत्पाद है, घरेलू उत्पाद है, उसमें उसका खामियाजा हमारा जीडीपी भुगतेगा। जिसका और एक आंकड़ा ऐसा भी दिया गया है, ये मैकिन्जी की रिपोर्ट है, जो कहती है कि 25,000 करोड़ रुपए लगभग एक खामियाजा हमारे बिजनेस
तो देखिए, आपको अगर शहर शहर हमारे ग्रसित हैं गर्मी से, ज़्यादा गर्मी से, और तमाम वायु के एयर क्वालिटी के तमाम चिंताएं साथ में हैं, और लगभग पेड़ वही इकलौते एक ऐसे हमारे पास संसाधन हैं जो हवा को भी साफ रखते हैं और तापमान कम रखते हैं, शहर का तापमान कम करते हैं। उनकी जो कैनोपी है, जो फूल पत्तियाँ हैं, वो सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको एक तरह से हमें जगह को ढकती हैं। तो इसलिए आपकी देखिए, अगर आप 12,000 पेड़ हमने पिछले 10-12 साल में, 15 साल में हमने देखा है कि लगभग 5-5.5 लाख पेड़ भोपाल शहर के, जो राजधानी है, पेड़ काटे जा चुके हैं। और ये बहुत ही, मतलब ये पुराने पेड़, पुराने वृक्ष थे, जिनमें लगभग एक उसकी कैनोपी एरिया देखा जाए तो लगभग 70-80 वर्ग मीटर, मतलब 800 स्क्वायर फुट, 800 वर्ग फुट उसका कैनोपी ऐसा गिना गया। तो देखिए, बहुत अधिक संख्या में पेड़ों का कटाव हुआ है। उससे भोपाल का और अन्य शहरों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा है, AQI गिरा है, और ये सारे तमाम जो कैस्केडिंग इफेक्ट हैं, ये सब हमारे स्वास्थ्य पर और अन्य परिवेश पर पड़ते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हालात बहुत विकट हैं। अगर हम इसको रुपए में देखें, अर्थ की दृष्टि से, तो हज़ारों करोड़ का हमको नुकसान होने वाला है। जीवन के लिए देखें तो करोड़ों नहीं अरबों जीवन संकट में पड़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 8 शहरों का जिक्र NGT ने किया है कि वो वहाँ हवा जो है वो प्रदूषित है, जानलेवा। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, देवास और सिंगरौली शामिल हैं। खास बात है कि एक एक करके हम अपने जीवन में संकट कैसे पैदा हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। हमने जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया, हमने पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया क्योंकि सड़कें बनानी है। हमने नदियों को प्रदूषित नहीं, हम उनको मैला कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, गटर बना रहे हैं, क्योंकि हम उसके किनारे शहर बसाते हैं और शहर का सारा मैल जो है, जो मलबा है, जो उसकी दूषित चीज़ें हैं, वो सब उसमें बहाते हैं। उसके किनारे हम फिर फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, फैक्ट्रियों का भी जो जहर है उसी में जाता है। तो कुल मिलाकर हम हवा, पानी, इन सब को ख़त्म करने में जुटे हैं। हालात गंभीर हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में हम कहें तो भोपाल अकेले में अभी जिस बात का NHI भोपाल के पास जो 10 लाइन की सड़क बना रही है, उसमें 8 से 12 हज़ार पेड़ अभी कटने वाले हैं और 15 लाख पेड़ों को कटने का और अनुमान है। NH के मामले में NHI जो सड़कें बनाएगा उसमें पेड़ काटेगा। तो विकास होगा तो गौरव जी पेड़ तो कटेंगे, लेकिन आप पेड़ों को बचाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और ना तो बचाने के बारे में सोच रहे हैं और ना उनको लगाने के बारे में सोच रहे हैं। लगाए कागज़ पर जाते हैं और फिर उसके बाद वो सूख जाते हैं। अगर लग जाए तो फिर बचाने की बात होनी चाहिए। एक मैं अंतिम बात इसमें जोड़ूंगा कि NHI को पेड़ लगाने के, सड़क बनाने के साथ ही साथ इस बात का भी वो ठेका दे सड़क बनाने वाले ठेकेदार को कि वो कम से कम 10 से 15 फीट ऊंचे पेड़ लगाएगा, और जब तक वो सड़क का मेंटेनेंस करेगा तब तक वो पेड़ों की भी देखभाल करेगा, क्योंकि सड़क जितनी ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी पेड़ पौधे हैं। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों पर समान रूप से काम करना पड़ेगा, तब जाकर लोग सड़क बनने से खुश होंगे और उसके साथ वो खुली सांस भी ले पाएंगे। आपकी टिप्पणी, फिर मैं कमल राठी जी की तरफ आऊंगा। गौरव जी। राघवन जी, जब तक कड़े प्रावधान नहीं किए जाएंगे, कड़े प्रावधान करने के साथ साथ हम सिर्फ किसी ठेकेदार, किसी बिल्डर, किसी कॉलोनाइजर के ऊपर ये पूरी की पूरी जवाबदारी नहीं थोप सकते कि सिर्फ उसकी गलती है। इस गलती को अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर भी लागू करना पड़ेगा और कड़ाई से पालन कराना पड़ेगा कि जब आपकी निर्धारित पेड़ काटने की क्षमता है तो उसके बाद आपको उससे अधिक पेड़ लगाना है, तो आखिर वो पेड़ क्यों नहीं लगाए जाते और सही तरीके से उनका पालन पोषण क्यों नहीं होता। इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्तिगत तो तय करना ही होगी, लेकिन साथ ही साथ सरकारी अमले की भी तय करना होगी। तब जाकर आप कहीं कोई नियंत्रण की स्थिति पर आ पाएंगे। अंधाधुंध तरीके से आप परमिशन देते हैं मकान बनाने की, कॉलोनी बनाने की, मल्टीज बनाने की, फैक्ट्री लगाने की, लेकिन आप वहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की तय नहीं करते
कि अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे, पालन पोषण नहीं होगा तो आपको ये पनिशमेंट होगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं करा पाएगा तो उसको ये पनिशमेंट होगा। तो इसका प्रावधान अगर सरकार ईमानदारी के साथ कर दे तो मुझे लगता है कि पर्यावरण को लेकर के जो चिंताएं आप व्यक्त कर रहे हैं, जो अभी पैनलिस्ट व्यक्त कर रहे थे, हाँ, उन सौरभ चिंताओं का एक समाधान सौरभ कुछ हद पोपली तक जी हो हमारे सकता है। पैनलिस्ट जो इसके एक्सपर्ट भी हैं, गौरव जी। सौरभ जी पोपली जी प्रोफेसर हैं और भोपाल में लंबे समय से काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जी जी, तो सौरभ जी ये बात प्रावधान कीजिए। जी कर दिए जाए। जी। गौरव जी बात पूरी करिए। मैंने कहा ये प्रावधान कर दिया जाए तो एक हद तक हम पर्यावरण नियंत्रण कर सकते हैं, अच्छा अच्छा, पॉल्यूशन पर भी लड़ सकते हैं। जैसे अब आप ठीक। देखिए, जी जो इंडस्ट्रीज लगती हैं, इंडस्ट्रीज गंदा पानी नदी नालों में बहा रही हैं, जबकि उन्हें एसटीपी लगा करके फिल्टर करके पानी बाहर भेजना है। तो उनको भी प्रावधान किया जाए सजा का, और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हुए काम किया जाए। ठीक। दरअसल जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें सरकारी तंत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर वो बड़ी झील के आसपास जो बस्तियां हैं उसका मैला उसमें जाता, उसको रोकने के पर काम नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग बिल्डर उसके आसपास घर बनाते हैं उनसे पैसा वसूल के काम करते हैं। जो फैक्ट्रियां लगी हैं, मैं जिक्र कर दूं कि भोपाल के पास नर्मदा जी बहती हैं होशंगाबाद में, वहाँ बुदनी भी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कपड़े बनाने की भी है, लेकिन उन सब का जो जहर है, जो प्रदूषित जल है, वो नर्मदा जी में 2-3 किलोमीटर आगे जाकर मिलता है। और इसके अलावा जबलपुर शहर का मेला, होशंगाबाद का, नर्मदा जी के दोनों किनारों पर जो शहर बसे हैं उन सब का कचरा कूड़ा और जो मल मूत्र है वो सब गंगा जी में जा रहा है, वो नर्मदा जी में जा रहा है, जबकि हमने नर्मदा जी को जीवित इकाई माना है। तो मुझे लगता है कि जिस तंत्र की आप बात कर रहे हैं वो अपने काम में लगा है। काम है उसका आंखें बंद करके सो जाना, या जब उठे तो उसकी वसूली करना पैसे की। अगर वो अपने जिम्मेदारी का 10-20% भी करता तो आज नदियाँ इतनी मैली नहीं होती जितनी हो गई है। मेरे साथ कमल राठी जी हैं। कमल जी, आपकी राय, ये जो सारा मामला भोपाल को लेकर है, भोपाल का जो 8 से 12 हज़ार करोड़ 12 हज़ार पौधों का पेड़ के काटने का मामला अब दिल्ली शिफ्ट हो गया है, वहाँ प्रिंसिपल कोर्ट सुनेगी एनजीटी की, और वो एक राय बनाएगी, एक पॉलिसी बनाएगी जो पूरे देश में लागू होगी। केंद्र सरकार के लिए भी फायदेमंद होगा और हम सबके लिए भी। आपकी टिप्पणी। भोपाल का इसे कहें सौभाग्य या दुर्भाग्य, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद हिंदुस्तान में एनवायरमेंट एक्ट नाम की चीज चालू हुई। एनवायरमेंट को लेके जो सरकार खेती और फिर कानून बने, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बने। और ये दूसरा अवसर ऐसा भोपाल को फिर मिला है जहां एनएचआई द्वारा जो पेड़ काटने की बात हो रही थी उसको लेके यहाँ की बेंच ने उसको पैन इंडिया लेवल पे, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे इसके लिए कोई पॉलिसी निर्धारण करने के लिए उसको लार्जर बेंच को, प्रिंसिपल बेंच को भेजा है। जैसे एक बड़ी लार्जर बेंच उसको वैज्ञानिक तरीकों से, विकास भी आवश्यक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पे कितने विकास की जरूरत है और कहाँ पेड़ों को और किस स्थिति में काटना और कैसे करना, इन सबको लेके नीति निर्धारण करने के लिए भारत सरकार मेन प्रिंसिपल बेंच को इसको आगे बढ़ाया है। अब दूसरी चीज हम देखें तो सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं। अयोध्या बाईपास को एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो लगभग सन 96 के आसपास से वहां पर लगभग 45,000 पेड़ लगाए गए थे। जब वहां आबादी आना चालू हुई 96-97 के बाद से, तो उस आबादी ने धीरे धीरे अपने स्वार्थ को लेके पेड़ों को काटना चालू किया, कुछ अनुमति से, कुछ बिना अनुमति के। अब आप सोचिए कि अनुमति से तो नगर निगम इतना लापरवाह रहा कि उसके जो विधानसभा द्वारा पारित कानून से ट्री ऑफिसर, जो कमिश्नर नगर निगम होता है, उसकी जगह वो अपने पावर डेलीगेट करके अपने सबॉर्डिनेट को पावर डेलीगेट करते थे। पिछले 20 साल से 2001 से कानून आया, जब से वो अपने पावर खुद न रखते हुए उसको डेलीगेट करते थे, और डेलीगेट करके नीचे के अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं उनने अनुमतियां देना चालू की। तो सोचिए 45,000 से वहां मात्र 10,000 पेड़ बचे हैं।
उसमें से भी 8,000 पेड़ जो है वो काटने की अनुमति पुनः दी गई, जबकि वहाँ की जो रोड सेक्शन की जो डिजाइन थी वो स्पष्ट बताती है कि किस ढंग से वहाँ पेड़ लगने थे और उसी क्षेत्र में वहाँ पेड़ लगाए गए थे। वहाँ जो सरकार का तर्क है कि वहाँ हमें लोगों को गाड़ियां बढ़ गई, तो जो गाड़ियां बढ़ती हैं उसके लिए भारत सरकार की नीतियां हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है। इसके अलावा वहाँ पर एक अल्टरनेट रोड जो सहारा बाईपास जिसे हम कहते हैं वो निर्मित कर दी गई थी और पूरा हेवी ट्रैफिक उस अल्टरनेट रोड से जा रहा था, तो फिर इस रोड को और चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं थी। जबरन एनएचआई उसमें उसको चौड़ीकरण की बात लेके आया और भोपाल के लोगों ने जागरूकता दिखाई, सड़क पे भी आए, माननीय न्यायालय के शरण में भी गए और न्यायालय ने भी मामले को गंभीरता समझते हुए उस पे स्टे भी दिया था। लेकिन एनएचआई ने जब तक कि ऑर्डर अपलोड होता है उस बीच ही 2000 पेड़ को लगभग 2 दिन के अंदर पूरे के पूरे बड़े बड़े वृक्ष गिरवा दिए गए। तो ये सब चीजें हम जब देखते हैं तो पब्लिक की अपनी गलतियां हैं और शासन जो पब्लिक ट्रस्ट है, ये सारी चीज पब्लिक डॉक्ट्रिन में आती है कि पब्लिक सरकार को इन सब चीजों की रक्षा करनी है, लेकिन सरकार इन सब चीजों में नाकाम हो रही है। जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश में 8 शहर प्रदूषण के लिए, जो एनकैप शहर हिंदुस्तान में कुछ सैकड़ों की संख्या में है, उसमें से 8 मध्य प्रदेश के हैं। इसके लिए कमेटियां बनती हैं और फाइलों में सब काम हो रहा है। अब आज के फैसले में ये भी लिखा गया है, पिटिशनर द्वारा बात लगाई गई कि साहब जो मॉनिटरिंग मशीन लगी उसी पे जल छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे मैनिपुलेशन कर दिया गया। इसमें तो जनता का दोष नहीं है, ये मैनिपुलेशन मतलब भारत सरकार की नीतियां कह लूं मैं, अच्छी नीतियां, प्रदेश सरकार की अच्छी नीतियां, मतलब जो मंत्री स्तर पे और मुख्यमंत्री स्तर पे राजनीतिक तौर पे विधानसभा अच्छी नीतियां बनाता है और लोकसभा अच्छी नीतियां बना रहा है, न्यायालय जहां आवश्यकता पड़ रही वो भी अपनी नीतियां बना के एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ में कानून बनवा रहा है। लेकिन जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो अधिकारी उसको मैनिपुलेट करते हैं, अधिकारी मिसगाइड करते हैं। राठी जी, पॉलिसी का सवाल कम है, अगर आपकी मंशा अच्छी है तो पॉलिसी में थोड़ी सी कमजोरियां भी हैं तो भी आप पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। सरकारी तंत्र की मैं अगर बात करूं तो नगर निगम वाले जो काटने पर लगे, अगर उसमें थोड़ी संवेदना होती तो नियम कानून अपनी जगह है, स्टे अपनी जगह है, वो खुद ही बचाव के रास्ते निकाल सकते थे। लेकिन हम तो पेड़ काटने में जल्दबाजी करें ना, हमारा लक्ष्य पेड़ लगाना का, हमें काटना ज़्यादा है। सौरभ जी, दरअसल मामला मंशा का है। अगर हमारी मंशा पर्यावरण को ठीक करने की है तो हम नदी को भी बचाने की कोशिश करेंगे, पहाड़ों को कम काटेंगे और पेड़ों को भी बचाएंगे। लेकिन यहाँ तो मंशा एकदम उलट है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पूरी दुनिया पेड़ लगाने पर मिशन के तौर पे काम कर रही है और हम भी मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन पेड़ काटने को लेकर आपकी राय? इसके नफ़े नुकसान अपनी जगह है, लेकिन अगली पीढ़ी का जीवन दूभर होगा, ये तो तय मान लीजिए। जी, आपने सही कहा, ये बात मैं भी मानता हूं कि अल्टीमेटली जवाबदेही पर बात आ जाती है कि किसकी जवाबदेही है और क्या वो जवाबदेही सही तरह से निभाई जा रही है कि नहीं। देखिए, आप एक नया पेड़ लगा भी दें, पर अगर रोड का डिज़ाइन ऐसा है कि 60 मीटर की उसकी विड्थ है, तो उसमें देखिए हमने एक कैलकुलेशन की थी, उसमें लगभग ये पाया था कि जैसे आप एक शहर की सीमा के अंदर एक व्यर्थ थर्मल पावर प्लांट, बड़ा थर्मल पावर प्लांट चला रहे हों दिन प्रतिदिन, प्रतिवर्ष पूरी हमारी आयु तक जितनी है उतना हीट कैप्चर, इतनी ज़्यादा हीट कैप्चर, लगभग 1000 मेगावाट पर डे की हीट कैप्चर वो रोड करती हैं, ऐसी बड़ी रोड्स करती हैं। अब दिक्कत ये है कि देखिए, अगर तापमान एक थ्रेशोल्ड से ऊपर बढ़ गया तो पेड़ भी वहाँ जिंदा नहीं बचेगा, चाहे आप कोई भी पेड़ लगा दीजिए। जो पुराने वृक्ष हैं वो उनकी जड़ें गहरी गई हुई हैं, उनकी जड़ों ने अपनी जगह बना ली है। उन जड़ों को पेड़ सहित अगर आप उनका बचाव करें तभी ये शहर रहने लायक बचेगा। नहीं तो क्या होगा कि ठीक है, आपने आज पेड़ लगाया, वो पेड़ मुश्किल से 6 महीना चलेगा, 2 साल चलेगा, पर वो जैसे हमने देखा एयरपोर्ट के रोड पे वो बीच में प्लांटर में एक छोटा सा पेड़ लगाया और वो 2 महीने में सूख गया, अल्टीमेटली उसको हटाना ही पड़ा। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास जी। तो देखिए, अगर आप डिज़ाइन से नहीं करेंगे, और इत्तेफाक से मैं एक्चुअली उसी का एक्सपर्ट हूँ,
प्लांटेशन के हम एक्सपर्ट हमने सीखा भी है और करते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो देखिए अभी हो ये रहा है कि जो हाईवे का जो डिज़ाइन है, जो आपकी पब्लिक स्पेसेस के जो डिज़ाइन है, ये सब हो रहे हैं एक इंजीनियरिंग मापदंड से, जो कि बिल्कुल एक्चुअली उसके लिए इक्विप्ड ही नहीं है, उसके लिए उसका कुछ कहना ही नहीं है। तो हम जैसे अगर आपने पेड़ को एक लॉलीपॉप की तरह एक सड़क पे चिपका दिया तो ठीक है, फोटो तो आप ले सकते हैं उसकी, पर 4-1 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर वो गिर जाएगा और उससे किसी को ताजुब नहीं होना चाहिए कि वो पेड़ गिर गया, क्योंकि उसके लिए जड़ों के लिए जगह ही नहीं थी। तो जड़ें बढ़ेंगी नहीं तो क्या आपका पेड़ बढ़ सकता है? बिल्कुल। तो इसके लिए, तो इसको सोचने के लिए तो बहुत ज़्यादा दिमाग की भी आवश्यकता नहीं है, ना ट्रेनिंग की आवश्यकता है। दिक्कत यह है कि आप आज रोड जो बना रहे हैं, हमने रोड बनाई, इतनी सारी रोड्स बनाई, उसमें कोई साइड वॉक नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई कैम्बर नहीं है, कोई उसमें नियम कानून नहीं है। तो देखिए अगर आप ऐसे काम करेंगे तो क्लियरली बात जवाबदेही की आ जाती है, जैसा कि हमने इस चैनल पे पहले भी कहा है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप एक डिज़ाइन को वेट कराइए, डिज़ाइन को रिव्यू कराइए। डिज़ाइन में आप जो दूसरे एक्सपर्ट्स की, देखिए आप हो सकता है कि एक सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ब्रिज डिज़ाइन किया है, पर अगर वो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट से बात नहीं करेंगे जो कि बताएंगे कि किस एंगल पे गाड़ी टर्न करती है, तो फिर तो हमने देखा है कि क्या हो सकता है, क्या मुश्किलें आ सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि जिस चीज़ के जो एक्सपर्ट हैं उनको कंसल्ट किया जाए। इंडियन रोड्स कांग्रेस के जो रेलेवेंट कोड्स हैं, जिसमें प्लांटेशन नेक्स्ट टू रोड्स के पूरे सेक्शंस हैं, उनको कंसल्ट किया जाए। आपके पास तमाम टेक्निकल एक्सपर्टीज है, बिल्कुल, उनसे आप बात कीजिए। मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा कि आपकी विशेषज्ञता बहुत सारी चीज़ों में है और ख़ासतौर से ये क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण के मामले में। कभी सरकार के किसी विभाग ने आपसे कोई बातचीत जानने की कोशिश की कि आप यहाँ बैठे हुए तो हम आपसे ये जानना चाहते कि हम सड़क किनारे क्या करें, सड़कें कैसी बनाएं? जी हाँ, कई डिपार्टमेंट्स ने हमारे साथ, मैं स्टेट वेटलैंड कमेटी का एक्सपर्ट मेंबर रह चुका हूँ और स्टेट वेटलैंड्स के मामलों में, आर्द्र भूमियों के मामले में और जंगलों के मामले में, बायोडाइवर्सिटी के मामले में मेरी लगातार उनसे संपर्क बना रहता है। वो हमसे पूछते हैं, बताते भी हैं। पर हालांकि ये कि हमारी रोड्स के मामले में जो बताते कोई संपर्क नहीं हुआ है। जो बताते हैं उस पर अमल होता है क्या? जी, कुछ कम से कम। तो मुझे लगता है गौरव जी, सरकारी सिस्टम तो ऐसा है कि दाएं हाथ को पता नहीं चलता है कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। हम सबको पता है, हम मजाक में कहते हैं चुटकुले के रूप में कि नगर निगम सड़क बनाती है, उसके दूसरे दिन ही पीएचई वाले पहुंच जाते हैं नाली खोदने के लिए कि हमको पाइपलाइन डालनी है, क्योंकि पता ही नहीं है कि नगर निगम क्या करने वाली, ना नगर निगम को पता है कि पीएचई क्या करने वाला है, पीडब्ल्यूडी को नहीं मालूम है। तो ये जो एक तरह से अबोलापन है, तालमेल का अभाव जिसे कहते हैं, समन्वय की कमी और विशेषज्ञों की राय पर अमल नहीं होने से हम संकट को दिन दुना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। ये स्थिति और भी विकट है। आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, इसमें सभी विभागों की राय तो जरूरी है, लेकिन अब जैसे मैं आपको बताऊं, इंदौर और भोपाल का मास्टर प्लान बरसों से अटका हुआ है जी। उस मास्टर प्लान में जो ग्रीन बेल्ट दिया गया था, वो आज पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट खत्म हो चुका है। नए ग्रीन बेल्ट और ढूंढे जा रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। तो जो मास्टर प्लान बना है, मास्टर प्लान के अनुरूप आप डेवलपमेंट कीजिए। नई सड़कें भी जरूरी है, तो नई सड़कों को इस तरीके से बनाइए कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा पेड़ काटने की आवश्यकता ना पड़े। जैसा सौरभ जी ने कहा, आवश्यकता पड़ती भी है तो उन पेड़ों को शिफ्ट किया जाए, और उसके साथ साथ आसपास के इलाके में प्लांटेशन इतना बढ़ाकर किया जाए कि जो उसकी जीवित रहने की क्षमता है वो बढ़ जाए। अगर ये दो छोटे छोटे उपाय अगर तरीके के साथ कर लिए जाएंगे तो मुझे लगता है कि विकास भी साथ साथ हो सकता है और पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, राठौर जी, कोई आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कहें तो 2-4 वाक्यों में, क्योंकि अब समय समाप्त हो चुका है। अब सरकार की अपनी अपनी जवाबदारी है, इन सब चीजों के लिए पब्लिक ट्रस्ट वही है। अगर वो अपना जो अधिकारी हैं अगर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो जनता बहुत कुछ नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले जनता के साथ सरकार को भी जागना जरूरी है। अधिकारियों की संवेदनशीलता इस सब मामलों में काफी गंभीरता से आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत छोटी सी बात है। किसान को पता है कि अगर खेत में उसे खेती करना है तो वो उसकी जुताई करता है ताकि जमीन पोली हो जाए और जो वो बीज डालेगा वो ठीक से फल फूल सके, नीचे उसकी जड़ें फैल सके।
सौरभ जी ने कहा कि हम पेड़ तो लगाने की बात करते हैं जहां पेड़ कट जाते हैं, लेकिन उन पेड़ों की जड़ें नीचे इतनी होती है कि जो पेड़ हम लगाते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाता, 4-6 महीने, साल 2 साल में खत्म हो जाता है। तो ये भी एक तकनीकी पॉइंट है। मुझे लगता है कि इस पर भी लोग विचार करना चाहिए, जो पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसी योजना बनेगी जो हरियाली को बचाएगी, और ताकि अगली जो पीढ़ी है वो ठीक से सांस ले पाए और प्रकृति के जो फेफड़े हैं वो बदस्तूर अपना काम करते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। सौरभ जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका बहुत धन्यवाद, और राठी जी आपका भी बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।